हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारी क्लास करंट अफेयर्स की है। तो करंट अफेयर्स में हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो आपको पता ही है कि मैं समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन करा रही हूँ, वो भी मई मंथ की। तो मई मंथ में हम ऑलरेडी जो हैं 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट 6 हो चुके हैं, ये है हमारा पार्ट 7। तो पार्ट 7 में आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और फटाफट से अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुंदरवन में भूजल संकट। तो हाल ही में सुंदरवन क्षेत्र में भूजल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें स्थानीय जल संकट गहरा गया है। स्थान सुंदरवन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,40,000 हेक्टेयर है। ये 1987 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भूजल क्षरण शोध के अनुसार सुंदरवन के कई क्षेत्रों में भूजल स्तर प्रति वर्ष 1 से 2 मीटर तक घट रहा है, विशेषकर बसंती ब्लॉक में ठीक है। कारण मुख्य रूप से अवैध जल निकासी है, विशेष रूप से कृषि सिंचाई के लिए गिरावट का प्रमुख कारण है। बसंती क्षेत्र में 783 उछले कुओं से प्रतिदिन लगभग 2.8 करोड़ लीटर पानी निकाला जाता है। जलवायु प्रभाव, चक्रवातों और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण लवणीय जल भूजल स्रोतों में प्रवेश कर रहा है, जिससे स्थानीय जल संकट और अधिक गंभीर हो रहा है। समुदाय और सरकार की प्रतिक्रिया। तो 23 मार्च को विश्व जल दिवस पर वहाँ लोगों ने अवैध जल दोहन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विशेषज्ञों ने इस संकट से निपटने के लिए जल स्तर निगरानी और सख्त सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता बताई है। नेक्स्ट, प्रदूषण नियंत्रण योजना फंड। तो 26 मार्च 2025 को जारी संसद की एक रिपोर्ट में भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित 858 करोड़ के फंड के कम उपयोग की स्थिति सामने आई है। आवंटन विवरण। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 858 करोड़ का आवंटन किया, लेकिन 1% से भी कम राशि का उपयोग किया है। योजना का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। योजना 2018 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य भारत में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करना है। कम उपयोग के कारण योजना की निरंतरता के लिए स्वीकृति अभी भी लंबित है, जिससे फंड का वितरण बाधित हो रहा है। केवल 7.22 करोड़ खर्च किए गए। स्वास्थ्य प्रभाव। बढ़ता प्रदूषण स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय चुनौतियों का कारण बन रहा है, विशेषकर दिल्ली जैसे शहरों में। सिफारिशें। समिति ने मंत्रालय से फंड के कम उपयोग के कारणों की गंभीर समीक्षा करने और वृक्षारोपण गतिविधियों के प्रबंधन में सुधार करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट, ओकुजोकुल ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन से मृत पाए प्रथम ग्लेशियर। तो 21 मार्च 2025 को आइसलैंड के ओकजोकुल ग्लेशियर को इंसानों के द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया। ये ग्लेशियर 2014 में पहली बार मृत घोषित हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखाया कि पिछले 30 सालों में ये पूरी तरह गायब हो गया है। ग्लेशियर की जानकारी। ओकजोकुल ग्लेशियर एक गुंबद के आकार का ग्लेशियर था, जो 1200 मीटर ऊंचे ओक जलवायु पर स्थित था। ये रेकजाविक से 71 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। ग्लेशियर कब्रिस्तान। 2023 में आइसलैंड ने दुनिया का पहला आइसबर्ग कब्रिस्तान बनाया, जिसे 15 प्रमुख ग्लेशियर्स के लिए बर्फ जैसी समाधियां बनाई गई। ये ग्लेशियर या तो मृत है या गंभीर खतरे में है। अमेरिका का ग्लेशियर। इस सूची में अमेरिका का एंडरसन ग्लेशियर भी शामिल है, जिसे 2015 में मृत घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की पहल। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया। ठीक है, और हर साल 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाने का फैसला किया। तो ये आपका पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्रायोस्फीयर का महत्व। पृथ्वी की क्रायोस्फीयर यानी बर्फ से जुड़े क्षेत्र जलवायु को नियंत्रित करने और ताजे पानी के स्रोत को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, कांगड़े घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को को अस्थायी सूची में शामिल। तो 18 मार्च 2025 को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ये उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है।
प्राकृतिक विशेषताएं। पार्क में गहरी घाटियां, जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात और अद्वितीय चूना पत्थर की गुफाएं शामिल हैं, जैसे कि कोटम, सर, कैलाश और तंडक। जैव विविधता। यहाँ 963 पौधों की प्रजातियाँ, 49 स्तनधारी प्रजातियाँ और 210 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ब्रिस्टल हिल माइना शामिल है। संरक्षण प्रयास। इस मान्यता से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यूनेस्को मानदंड। ये उद्यान प्राकृतिक सुंदरता, भूवैज्ञानिक महत्व और जैव विविधता के आधार पर यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। जावा गैंडा वर्गीकरण में परिवर्तन और संरक्षण स्थिति। राइनोसोरस सोल्डिकस, जिसे हिंदी में जावा गैंडा कहा जाता है, एक दुर्लभ और विलुप्त प्राय गैंडा प्रजाति है। 14 मार्च 2025 को जावानी गैंडे के लिए नए वर्गीकरण की सिफारिश की गई, जिससे इसे नए जीनस यूरेहाइनोसेरस में रखा गया। ये वर्गीकरण परिवर्तन जावानी गैंडे के संरक्षण प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। संरक्षण स्थिति। जावा गैंडा एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसकी केवल एक ज्ञात जनसंख्या इंडोनेशिया के उजुंग कुलीन राष्ट्रीय उद्यान में निहित उद्यान में रहती है, जिसे लगभग 76 गैंडे हैं। ठीक है। भौगोलिक वितरण। इस प्रजाति का ऐतिहासिक वितरण दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ था, लेकिन अब ये केवल एक संरक्षित क्षेत्र में सीमित रह गया है। आहार और विकास। जावा गैंडा मुख्यतः पत्ते और टहनियाँ खाता है, जबकि भारतीय गैंडा घास पर निर्भर है। खतरे। अवैध शिकार और आवास का नुकसान इस प्रजाति के लिए प्रमुख खतरे हैं, जिससे प्रजनन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अन्य विशेषताएं हैं। जावा गैंडे का एक सींग होता है, जो इसे अन्य गैंडा प्रजातियों से अलग करता है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है। पंजाब में भारी धातु प्रदूषण और कैंसर का खतरा। 12 मार्च 2025 को प्रकाशित पंजाबी विश्वविद्यालय और थापर विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध में प्रदूषित नदी नालों के पास रहने और कैंसर की बढ़ती दरों के बीच संबंध की पहचान की गई। अध्ययन का वितरण। ये शोध पंजाबी विश्वविद्यालय और थापर विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, जिसमें गग्गर नदी के नालों के पास रहने वाले लोगों में कैंसर की उच्च दर पाई गई। प्रदूषक तत्व। अध्ययन में लेड, कैडमियम और निकेल जैसे भारी धातुओं के स्तर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया। स्वास्थ्य जोखिम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये धातुएं मानवों के लिए कैंसरकारी हैं। बच्चों में स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक है। जल गुणवत्ता पर प्रभाव। औद्योगिक और नगर पालिका स्रोतों से अपशिष्ट जल भूजल की गुणवत्ता को खराब कर रहा है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कार्रवाई की आवश्यकता। शोधकर्ताओं ने प्रभावी प्रबंधन और जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत में अवनालिका अपरदन की समस्या। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 77 जिलों में अवनालिका अपरदन की समस्या दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में केंद्रित है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के 2030 तक भूमि क्षरण रोकने के एजेंडे से जुड़ी है। वैश्विक स्तर पर 20 से 40% भूमि क्षरण से प्रभावित है, जिससे भारत को गंभीर पर्यावरणीय चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अवनालिका अपरदन जल प्रवाह के कारण मिट्टी के कटाव से गहरी नालियों के बनने की प्रक्रिया है, जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता प्रभावित होती है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि इसे भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारण मानती है। प्रभाव। अवनालिका अपरदन से कृषि उत्पादन में कमी आती है, जल संकट और सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गंभीर मामलों में ये पूरे गांवों के पलायन का कारण बन सकता है। इससे बनने वाले बैडलैंड खेती और पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचाते हैं। भौगोलिक वितरण। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित पूर्वी भारत इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं। पश्चिमी भारत में अधिक बैडलैंड है, लेकिन पूर्वी भारत में अवनालिका
अपरदन भूमि क्षरण तटस्थता के लिए अधिक खतरा पैदा करता है। मानचित्र और प्रबंधन पहल। उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी की मदद से अवनालिका अपरदन का विस्तृत मानचित्रण किया जा रहा है, जिससे तत्काल पुनर्वास की आवश्यकता वाले जिलों की पहचान की जा सके। भविष्य की संभावनाएं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में अवनालिका अपरदन की दर बढ़ सकती है। अमेरिका लॉस एंड डैमेज फंड से अलगाव। 10 मार्च 2025 को अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित लॉस एंड डैमेज फंड से अपनी निकासी की घोषणा करी। ये निकासी वैश्विक जलवायु वित्त और विकासशील देशों की समस्या पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। फंड की स्थापना। ये फंड 2022 में COP27 सम्मेलन के दौरान विकसित देशों के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान में सहायता प्रदान करता है। अमेरिकी योगदान। अमेरिका ने इस फंड में $17.5 मिलियन का योगदान दिया था, जो कुल $750 मिलियन की राशि का हिस्सा है। पर्यावरणीय चिंताएं। निकासी के कारण विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों को जलवायु संकट के लिए महत्वपूर्ण सहायता में कमी का सामना करना पड़ेगा। वैश्विक प्रतिक्रियाएं। जलवायु कार्यकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों ने अमेरिका के इस निर्णय की आलोचना करी। इसे जलवायु न्याय के लिए एक बड़ा झटका बताया है। पेरिस समझौता संबंध। ये फंड पेरिस समझौते के लक्ष्यों से जुड़ा है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करता है। शारावती जल विद्युत परियोजना। हाल ही में कर्नाटक सरकार की 2000 मेगावाट की शारावती पम्प्ड स्टोरेज जल विद्युत परियोजना पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों के विरोध के केंद्र में है। परियोजना विवरण। इस परियोजना का अनुमानित लागत 8,000 करोड़ है, जिसमें तालाकाले ऊपरी जलाशय और गेरू सोप्पा निचला जलाशय बांध शामिल है। ये तेलंगाना के कलेश्वरम परियोजना के मॉडल पर आधारित है। पर्यावरणीय चिंताएं। परियोजना के लिए शारावती घाटी के 360 एकड़ वन क्षेत्र, जो लॉयन टेल्ड मकाक अभयारण्य का हिस्सा है, का उपयोग होगा। ये क्षेत्र संकटग्रस्त लॉयन टेल्ड मकाक और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का आवास है। तकनीकी संभाव्यता। परियोजना से वार्षिक 12,000 MWH बिजली उत्पादन का अनुमान है, लेकिन पंपिंग के लिए 14,833 MWH खपत होगी, जो इसकी आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल उठाता है। नेक्स्ट, वन कवर। कर्नाटक का वन कवर 20% है, जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 33% है। परियोजना से जैव विविधता को खतरा है। कानूनी विवाद। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन ने मेगा इंजीनियरिंग को अनियमितताओं के बावजूद ठेका दिया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ रिजर्व बना है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, इसको टिक मार्क कर लीजिए। 9 मार्च 2025 को माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ रिजर्व घोषित किया। ये घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। स्थान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और ये राज्य का 9वां बाघ रिजर्व है। बाघों की संख्या। वर्तमान में इस रिजर्व में 5 बाघ हैं, जिनमें 2 नवजात शावक शामिल हैं। रिजर्व का क्षेत्रफल। माधव राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1,751 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 375 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र और 1,276 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन शामिल है। संरक्षण महत्व। ये रिजर्व बैंक जैव विविधता को बढ़ावा देने और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट में परिवर्तन। तो 7 मार्च 2025 को हालिया शोध से पता चला कि अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट धीमा हो रहा है, जो मुख्य रूप से बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण है। ये अध्ययन ACC के भविष्य और इसके वैश्विक पर्यावरणीय प्रभावों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। विज्ञान अध्ययन। ये अध्ययन मेलबर्न विश्वविद्यालय और NORCE नॉर्वेजियन रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है।
गति में कमी। एसीसी की गति 2050 तक 20% धीमी होने की संभावना है, जो जलवायु विनियमन और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। महत्वपूर्ण जानकारी। एसीसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली महासागरीय करंट है, जो अटलांटिक प्रशांत और भारतीय महासागरों को जोड़ता है। जलवायु परिवर्तन प्रभाव। बर्फ की चादरों के पिघलने में मीठे प्रवाह का प्रभाव पड़ता है, जिससे एसीसी का प्रभाव बाधित होता है। जलीय जैव विविधता पर प्रभाव। एसीसी की धीमी गति से विदेशी समुद्री प्रजातियों का आक्रमण बढ़ सकता है, जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालता है। हरियाणा के जंगलों में आक्रामक प्रजातियों का खतरा। तो 6 मार्च 2025 को हरियाणा के जंगलों में आक्रामक प्रजातियों, विशेष रूप से लॉन्टाना कैमारा और प्रोसोपिस ड्यूलिफेरा के बढ़ते खतरे की जानकारी सामने आई। क्षेत्रफल। इन प्रजातियों ने लगभग 89 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। प्रजातियों की संख्या। हरियाणा में 5 प्रमुख आक्रामक प्रजातियां हैं, जिसमें लॉन्टाना कैमरा सबसे अधिक आक्रामक है। जैव विविधता पर प्रभाव। ये प्रजातियां स्थानीय पौधों की वृद्धि को बाधित करती हैं, जिससे जैव विविधता में गिरावट आती है। आर्थिक प्रभाव। आक्रामक प्रजातियों पर फैलाव कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है और प्रबंधन लागत को बढ़ा सकता है। प्रबंधन रणनीतियाँ विशेषकर सक्रिय रूप से हटाने, सामुदायिक भागीदारी और पुनर्वनीकरण परियोजनाओं की सिफारिश कर रही हैं। चक्रवात अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर खतरा। तो 6 मार्च 2025 को चक्रवात अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है, जिसमें 95 किलोमीटर घंटा की स्थायी हवाएं और 130 किलोमीटर घंटा तक के झोंके शामिल हैं। ये चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण मौसम संबंधी घटनाओं में से एक के रूप में देखा जा रहा है। वर्गीकरण। ये चक्रवात श्रेणी 2 का है और ये बाली और लोम्बोक के बीच दक्षिण में बना था, जो असामान्य है। क्षेत्रीय प्रभाव। ये ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्रों को प्रभावित किया, जो 1976 के बाद से कभी चक्रवात का सामना नहीं किया था। धीमी गति। चक्रवातों की धीमी गति, अधिक वर्षा और से गंभीर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया था। जलवायु परिवर्तन। चक्रवात अल्फ्रेड के असामान्य व्यवहार को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है, जो भविष्य में चक्रवातों के प्रभाव को बढ़ा सकता है। वॉलेस रेखा और जैव विविधता। 5 मार्च 2025 को वॉलेस रेखा को एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जैव भौगोलिक विभाजन के रूप में चर्चा में रहा। ये रेखा जैव भौगोलिक अध्ययन और संरक्षण रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है। वॉलेस रेखा का मार्ग। तो ये रेखा बाली और लोम्बोक के बीच से गुजरती है, बोर्नियो और सुलावेसी इंडोनेशिया के बीच उत्तर की ओर बढ़ती है और मिंदानाओ फिलीपींस के दक्षिण में मुड़ती है। जैव विविधता अंतर। रेखा के पश्चिम में एशियाई प्रजातियां, बाघ, गैंडे और पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स, कंगारू पाए जाते हैं। सुलावेसी की विशेषता। ये द्वीप एशिया टार्सियर अनोसा और ऑस्ट्रेलियाई ड्वार्फ कस्प प्रजातियों का मिश्रण है। 85 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका विभाजन ने इन प्रजातियों के विकास को प्रभावित किया। हालिया अध्ययन। 20,000 प्रजातियों के विश्लेषण से पता चला कि एशियाई प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया की तुलना में उष्णकटिबंधीय द्वीपों मलय द्वीप समूह में आसानी से पलायन कर सकी। संरक्षण चुनौतियां। तो इंडो मलय द्वीप समूह में वनों का विनाश 25,000 द्वीपों वाले क्षेत्र में जैव विविधता के लिए खतरा है। नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। अब कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिपोर्ट एवं सूचकांक। तो आई होप आपको आज का ये क्रॉनिकल सीरीज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और फीडबैक ज़रूर दें, और जिनके लिए भी ये हेल्पफुल हो उनको ये सेंड कर दें, ताकि उनके साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।